Today we are going to discuss Henry law. Before discussing Henry law, I want to clear when you add sugar into water, sugar dissolve, जब आप पानी में चीनी मिलाते हैं तो पानी में चीनी घुल जाती है, पानी में सॉलिड घुल जाता है। जब पानी में अब आप अल्कोहल मिलाते हैं तो एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन मिल जाता है पानी का, अल्कोहल का पानी में। तो लिक्विड भी पानी में सॉल्यूबल है। तो आपने कभी सोचा कि गैस भी पानी में सॉल्यूबल होंगे? गैस भी पानी में सॉल्यूबल होंगी। गैस पानी में सॉल्यूबल होती है। और सॉल्यूबल कैसे होती है कि अब उससे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि किसी भी गैस का प्रेशर क्या होता है। किसी भी गैस का प्रेशर वो होता है कि ये जो गैस के जो मॉलिक्यूल हैं ये कंटेनर की दीवार पर जो टक्कर मारते हैं उनके कारण प्रेशर होता है। यानी कि आप एक गेंद को दीवार पर मारेंगे तो वो दीवार प्रेशर महसूस करेगी, दबाव महसूस करेगी, फोर्स में है, फोर्स अपॉन एरिया होता है तो फोर्स महसूस करती है। ऐसे ही ये जितनी ज्यादा गेंदें दीवार पर टक्कर मारेंगी उतना प्रेशर ज्यादा होगा। जितने गैस के मॉलिक्यूल होंगे यूनिट वॉल्यूम में उतना प्रेशर ज्यादा होगा। तो कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी यूनिट वॉल्यूम में, मॉलिक्यूल की संख्या जितनी यूनिट वॉल्यूम में ज्यादा होगी उतना प्रेशर ज्यादा होगा। तो जो गैस घुलेगी इसमें, ये गैस पानी में घुलेगी तो पानी में जो क्या होगा कि ये किस पर डिपेंड करेगा, जितना हम इस पर प्रेशर ज्यादा लगाएंगे, जितना प्रेशर ज्यादा लगाएंगे उतना गैस ज्यादा घुलेगी। जितना गैस में मॉलिक्यूल्स की संख्या ज्यादा होगी उतने गैस ज्यादा घुलेगी। तो गैस जो है डिपेंड करेगी कि गैस का घुलना इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने प्रेशर कितना लगाया। जब यहां पर W1 प्रेशर है तो कंडीशन ये है, जब ये W1, W2, W3 हो गया तो वॉल्यूम कम हो गया और गैस जो है उसमें ज्यादा घुल जाती है। तो जितना पार्शियल प्रेशर, यानी इसका पार्शियल प्रेशर, इसके एक पर्टिकुलर अगर मान लो कई सारी गैसेस प्रेजेंट हैं किसी मिक्सचर में, तो एक गैस का जो प्रेशर होता है उसका पार्शियल प्रेशर कहलाता है। उसका पार्शियल प्रेशर जितना ज्यादा होगा उसका मोल फ्रैक्शन उसका ज्यादा होगा। जितना मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा किसी गैस का उसका उतना पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, और जितना पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा उतना मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा, और उतने मोल्स वाटर में सॉल्युबल होंगे। तो मतलब पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन होगा। बहुत सारी गैसें, और दूसरी बात यह होती है कि बहुत सारी गैसें पानी में ज्यादा घुलती हैं, जैसे अमोनिया, HCl, और बहुत सारी कम घुलती हैं जैसा कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये डिपेंड करता है कि ये पोलर हैं HCl और NH3, इसलिए वो पोलर मॉलिक्यूल पोलर सॉल्वेंट में घुल जाती हैं। वाटर पोलर होता है, ये नॉन पोलर हैं तो ये कम घुलती हैं। दूसरी बात ये होगी कि अगर हम प्रेशर ज्यादा बढ़ाते हैं तो ये गैस ज्यादा सॉल्युबल हो जाती है। और दूसरी बात ये होती है कि अगर हम इसका टेम्परेचर घटाते हैं तो ज्यादा सॉल्युबल होगी। होता क्या है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं इस वाटर का, तो वाटर का जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इनके मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और जो है वेपर फेज में पहुंचने वाले मॉलिक्यूल की संख्या ज्यादा हो जाती है। अब जब ज्यादा हो जाती है तो यहां से सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम होती है, प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होता है और मॉलिक्यूल्स जो है फोर्स होते हैं
वाटर में जाने के लिए। तो हेनरी ने एक नियम दिया, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द लिक्विड सरफेस। तो लिक्विड सरफेस पर जितना जो है पार्शियल प्रेशर होगा गैस का, उतनी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक कांस्टेंट टेम्परेचर पर, या हम कहेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में घुले हुए, या सॉल्युबिलिटी कहते हैं या घुले हुए मोल फ्रैक्शन कहते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटे टोटल मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, दिस इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन मोल्स सॉल्यूट या सॉल्वेंट बटे टोटल मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्वेंट। अगर हम जो है सॉल्यूट के मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो सॉल्यूट के मोल्स बटे टोटल सॉल्वेंट और सॉल्यूट के। अगर हम सॉल्वेंट की बात करते हैं तो सॉल्वेंट के मोल बटे टोटल मोल्स है, तो ये मोल फ्रैक्शन था। तो क्या है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन, यानी घुले हुए, इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन के ऊपर जो गैस है उसका पार्शियल प्रेशर जितना ज्यादा है उतने गैस के मोल फ्रैक्शन वाटर में घुले हुए होंगे, प्रेजेंट होंगे। और एक डेफिनेशन ये है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जितने मोल फ्रैक्शन गैस के होंगे उतना उसका पार्शियल प्रेशर होगा गैस का वेपर फेज में। ठीक, ये सबसे ज्यादा चलता है हेनरी लॉ कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन या वाटर। तो वाटर, इसका जो पार्शियल प्रेशर है गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जितना मोल फ्रैक्शन गैस का ज्यादा होता है उतना उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है। ये दूसरे उसमें कहेंगे सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी जितना कि पार्शियल प्रेशर इस गैस का जो सॉल्यूशन के ऊपर है या वाटर के ऊपर है ज्यादा है। या मोल फ्रैक्शन जो है, मोल फ्रैक्शन गैस के सॉल्यूशन में उतने ज्यादा होंगे जितना कि पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा। और फाइनली पार्शियल, ये जो इसका उल्टा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। P is directly proportional to X, और X यहां है मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन, और यहां ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह KH हो गया, ये हेनरी कांस्टेंट हो गया। हेनरी कांस्टेंट ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, ये किस पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द गैस, क्योंकि जैसे HCl और NH3 ज्यादा सॉल्युबल हैं और जो है O2 और ये H2 ये कम सॉल्युबल हैं। और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर अगर बढ़ा देंगे तो ये बढ़ जाएगा और सॉल्युबिलिटी घट जाएगी, क्योंकि ये जो है एक तो ये है और एक ये है, तो ये घट जाएगा, ये घट जाएगा तो ये बढ़ जाएगा। और घट क्यों जाएगा ये? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और वेपर फेज में ज्यादा मॉलिक्यूल्स पहुंच जाते हैं। ठीक,
तो ये है कि, और दूसरी बात ये है कि जो एक्वस सॉल्यूशन में पानी में आयन बना लेते हैं वो ज्यादा सॉल्यूबल होंगे मुकाबले जिसमें आयन नहीं बनाते हैं। कि बेंजीन में NH3 आयन नहीं बनाती, NH3 पानी में आयन बना लेती है NH4OH बना करके अमोनियम आयन और O हाइड्रोक्सिल आयन, लेकिन बेंजीन में नहीं बनाती है। और जो है ये NH3, अच्छा, तो उसमें ये जो है बात कहने की ये है कि सेम जैसे होता है कि पोलर में सोल्यूबल होता है, नॉन पोलर में सोल्यूबल होता है, कि जो बेंजीन है ये नॉन पोलर है, तो इसमें नॉन पोलर ज्यादा सोल्यूबल होगा, पोलर जैसे NH3 है ये सोल्यूबल नहीं होगा। तो NH3 वाटर में ज्यादा सोल्यूबल है मुकाबले बेंजीन के। और दूसरी बात, जो आसानी से लिक्विफाई हो जाती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड इसका मोलर मास ज्यादा होता है और ये आसानी से लिक्विफाई हो जाती है, इसलिए ये ज्यादा डिजॉल्व हो जाती है। दूसरी बात कि जब गैस पानी में घुलती है, क्या होता है, पानी में घुलती है तो मॉलिक्यूल जो है लिक्विड फेज में आते हैं, यानी कि पास आते हैं, पास आने से हीट निकलती है तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक, कि जब जो है गैस पानी में घुलती है तो मॉलिक्यूल पास आते हैं, कोई चीज जब पास आती है तो हीट निकालती है, और जब जुड़ जाती है तो वो हीट लेकर जाती है। पानी को जब गर्म करते हैं तो पानी के जो मॉलिक्यूल हैं वो हीट पा करके वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं, और जब वेपर्स के फॉर्म के मॉलिक्यूल जब वापस लिक्विड में आते हैं तो वो हीट निकालते हैं, यानी कि ठंडाई लेते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी गैस की लिक्विड में कम होती है, क्योंकि ये कंडेंसेशन प्रोसेस है, और कंडेंसेशन में क्या होता है कि हीट निकलती है। तो हीट निकलना, टेम्परेचर कम होना, इसके लिए फिर फेवरेबल है, लेकिन अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो लीटिस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग तो यह है कि हीट निकलती है, तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसका उल्टा होगा, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ। तो गैस की सॉल्युबिलिटी के लिए दो कंडीशन होती हैं, कि पहली बात तो यह है कि प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, दबा देंगे तो वो गैस पानी में लिक्विड में घुल जाएगी, और दूसरी यह है कि अगर हम टेम्परेचर कम करेंगे तो गैस ज्यादा सॉल्युबल होगी, क्योंकि ये कंडेंसेशन प्रोसेस है, कंडेंसेशन में हीट निकलती है। जब चीजें पास पास आती हैं तो हीट निकलती है, जब दूर जाती हैं तो वो हीट लेकर जाती है। अब फेलियर कहां कहां है इसका, हेनरी लॉ का फेलियर ये है कि अगर कहीं गैस का मॉलिक्यूल का सॉल्यूशन फेज में जाने के बाद डिसोसिएशन होता है या एसोसिएशन होता है, या डिसोसिएशन होता है या एसोसिएशन होता है। दूसरा कि वो जो है आइडियल गैस नहीं है, तो उस कंडीशन में ये हेनरी लॉ फेल हो जाता है। जैसा कि क्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस एक तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड बजाती है, वो सॉल्युबल हो जाती है, तो वो हेनरी लॉ हाइड्रोजन बॉन्ड बना देती है, तो इसलिए वो हेनरी लॉ को फॉलो नहीं करती है। तो ऐसे ही अब बात करते हैं NH3 की। NH3 जब है उसमें घुलती है, तो NH3 घुलती है तो वो जो है जब घुल जाती है NH3, तो ये कुछ पोर्शन उसका वाटर के साथ कंबाइन होकर NH4OH बना देता है, और जो NH4OH बना देता है तो कुछ पोर्शन उसका डिसोसिएट हो जाता है। सपोज करो कि P प्रेशर है गैस का, पार्शियल प्रेशर P है, तो उसमें C1 डिजॉल्व हो जाती है, C1 डिजॉल्व हो जाती है। डिजॉल्व जो NH3 है वो H2O से मिलकर के NH4OH बना देती है, जो कि C2 होती है,
और जो NH4OH C2 कंसंट्रेशन वाला है वो उसमें से कुछ डिसोशिएट हो जाता है, जिसमें कि C3NH4 आयन और C3OH आयन बन जाता है। तो क्योंकि एक मॉलिक्यूल NH4OH का एक जो है NH4OH आयन देता है, NH4 आयन देता है और एक OH आयन देता है, तो जो है C3 जो है अगर NH4 आयन बनते हैं पॉजिटिव के तो C3 ही OH आयन बनते हैं। तो C1 C2 C3, C1 और ये C2 और ये C3, ये मोलर कंसंट्रेशन है, ये NH3 की है, C1 और C2 NH4OH की है और इक्विलिब्रियम पर, समझे, इक्विलिब्रियम पर, और C3 NH4 प्लस की है अमोनियम आयन की सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन के अंदर जब वो इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है। तो ये कंसंट्रेशन C1 NH3 की, C2 NH4OH की और C3 अमोनियम आयन की। अब बात आती है Cu अनडिसोसिएटेड, अनडिसोसिएटेड जो डिसोसिएट नहीं हुए हैं। डिसोसिएट एक तो C जब बचा हुआ जो है इक्विलिब्रियम पे NH4OH है वो C2 है और एक यो C1 है, ठीक, जो घुला हुआ है। तो C1 प्लस C2 ये टोटल मोलर कंसंट्रेशन है अनडिसोसिएटेड अमोनिया और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की। तो टोटल C जो है क्या हुआ, जो NH3 की फॉर्म में, अमोनिया की फॉर्म में प्रेजेंट है, C1 C2 C3, ये C1 अमोनिया, ये C2 अमोनियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में और C3 अमोनियम आयन की फॉर्म में। तो टोटल कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया इन द सॉल्यूशन ये हुई C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, और C1 प्लस C2 ये अनडिसोसिएटेड है, ये C1 और ये C2 ये अनडिसोसिएटेड है। तो ये C1 प्लस C2 Cu और प्लस C3, तो टोटल कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया इन द सॉल्यूशन हो गया। अब क्या है कि अल्फा इज इक्वल टू C3 अपॉन टोटल कंसंट्रेशन C है और C3 जो है NH4 आयन है, तो C में से NH4 C3 जो है NH4O आयन है, तो टोटल तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गई, हाँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगी कि C3 अपॉन C आयनाइज्ड फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया इन सॉल्यूशन, यानी कि NH4 प्लस की फॉर्म में। तो जो फ्रैक्शन है वो C3 अपॉन C3 NH4 आयन की कंसंट्रेशन और C टोटल जो अमोनिया है जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, दिस इज डिग्री ऑफ आयनाइजेशन फ्रॉम इक्विलिब्रियम 1। इक्विलिब्रियम 1 कहता है कि C1 जो डिजॉल्व अमोनिया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, जितना P ज्यादा है उतनी C1 होगी। और वो जो है हमारा क्या कहता है हेनरी लॉ कि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन। तो यहां तक P अपॉन C1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जिसका उल्टा फॉर्म ले लिया हमने कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द गैस डिजॉल्व्ड इन सॉल्यूशन। तो P अपॉन C1 यहां से कांस्टेंट आ गया फ्रॉम C2, तो ये वाला है ये वाला, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C1 या C1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहां से तो C1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, जितना P ज्यादा होगा उतना C1 होगा, लेकिन हेनरी लॉ क्या कहता है P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C1 और इससे C1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C2, C2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C1। C2 किस पर डिपेंड करेगा, जो डिजॉल्व्ड अमोनिया है। NH4OH का बनना किस पर डिपेंड करेगा, डिजॉल्व्ड NH3 पर। C2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C1, ये C2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C2 इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू C1। ये हमारा जो है डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ही
एप्लीकेबल है जिसमें पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। तो क्या है कि Cu अनडिसोसिएटेड जो हमारी अमोनिया है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P पार्शियल प्रेशर। तो Cu कितना है C1 प्लस C2, ये अनडिसोसिएटेड हमारा ये है C1 प्लस C2 और C1 प्लस C2, C1 प्लस KC1, C2 यहां से C2 से आ गया, यहां से C2 से KC1, C1 कॉमन ले लिया यहां तो बचा 1 प्लस K1 और K1 1 प्लस K, सपोज करो दिस इज K1, तो है ना दिस इज K1 C1, ये C होगा और ये K1 C1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, Cu इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, तो K1 C1 यहां सही है कि K1 C1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, तो यहां से P अपॉन C1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सपोज करो ये 1 अपॉन ए तो ये K2 हो गया एक तरीके से, ये P अपॉन C1 इज इक्वल टू K2, क्योंकि इसे बल्कि हाँ और कर देते हैं, ये इंप्लाइज K1 C1 इज इक्वल टू KP, तो ये हो गया ये K1 अपॉन P, K1 अपॉन K इज इक्वल टू P अपॉन C1 और ये C1 इसको मान लिया K, तो ये इसके तरीके से ये आ गया। और दूसरा क्या हुआ कि ये जो है C1 प्लस C2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, तो P अपॉन C1 प्लस C2 इज इक्वल टू K1 इंटू P और 1 अपॉन K1 इज इक्वल टू P अपॉन C1 प्लस C2, ये P अपॉन C1 प्लस C2 1 अपॉन K1, तो ये जो है P अपॉन ये तो इसके प्रोपोर्शनल हो गया और ये इसके प्रोपोर्शनल हो गया, तो यहाँ से ये इक्वल टू K आ गया हेनरी कांस्टेंट, तो यहाँ से K इक्वल टू हो गया K इक्वल टू P अपॉन C1 प्लस C2, है ना, K इक्वल टू P अपॉन C1 प्लस C2 और C1 प्लस C2, तो क्योंकि क्या है ये C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 है, तो यहाँ से हमारा C1 प्लस C2 आ गया C माइनस C3, तो C माइनस C3 और C3 क्या है कि ये जो है अल्फा होता है C3 अपॉन C, अल्फा जो है वो अल्फा होता है C3 अपॉन C, तो C अल्फा बराबर यानी C3 इजक्वल टू C अल्फा हो गया, यहाँ तो यहाँ तो यहाँ C अल्फा लिख दिया, ठीक है ना, अल्फा C3 अपॉन C है ऊपर, ये C3 अपॉन C, तो यहाँ से C3 अपॉन C इजक्वल टू अल्फा यानी अल्फा C इजक्वल टू C3, अल्फा की जगह अल्फा C कर दिया C3 की जगह, तो यहाँ से C कॉमन ले लिया तो 1 माइनस अल्फा आ गया, P अपॉन C 1 माइनस अल्फा आ गया, तो K जो हो गया तो K जो आया यहाँ से K इजक्वल टू P अपॉन C इंटू 1 माइनस अल्फा। अब क्योंकि अल्फा ये C के साथ साथ अल्फा बदलता है, ये क्या है P अपॉन C, ये कांस्टेंट नहीं है क्योंकि P अपॉन ये जो है अल्फा जो है वेरी करता है C के साथ साथ, अल्फा और C डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, जितना डायल्यूट करते हैं उतना आयनाइजेशन
ज़्यादा बढ़ता है। सॉल्यूशन का अगर पता हो पोस्ट-वाल डाइल्यूशन नेम से कि जितना डाइल्यूट करते हैं, जितनी कंसंट्रेशन कम करते हैं, उतना अल्फा ज़्यादा हो जाता है। तो सी और अल्फा ये कांस्टेंट नहीं है। सी और अल्फा कांस्टेंट नहीं है तो फिर पी अपॉन ये भी कांस्टेंट नहीं है। तो इसलिए ये हेनरी लॉ अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अमोनिया के केस में एप्लीकेबल नहीं।